गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, ये इसमें मतलब साइकोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम एजुकेशन फील्ड में साइकोलॉजी के एप्लीकेशंस को, प्रिंसिपल्स को और मेथड्स को अप्लाई करते हैं। दैट इज़, ये अप्लाइड साइकोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या, कैसे हम किन मेथड्स के थ्रू हम एजुकेशन साइकोलॉजी में ज़्यादा बेटर कर सकते हैं और उसका बेटर रिजल्ट, बेटर आउटपुट ले सकते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। और क्या किन किन मेथड्स के थ्रू, वैसे पाँच या छः मेथड हैं, लेकिन हम उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से मेथड है और कैसे, क्या है उनका मेरिट है, डिमेरिट है, क्या लिमिटेशंस है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि हाँ, एजुकेशन साइकोलॉजी जो होता है साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच होता है। ठीक है, और ये अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करता है, मतलब साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं और एप्लीकेशंस हैं, उनको कैसे यूज करना है एजुकेशन फील्ड में लर्नर्स और के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, हेल्प हो टीचर्स को, एजुकेटर्स को, और टीचिंग लर्निंग कैसे बेटर बनाई जाए, इस बारे में बात करता है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इनके लिए हम क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और उनका क्या बेनिफिट है, ठीक है, उनकी क्या लिमिटेशंस है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। इट इज़ अ सब्जेक्ट विच एम्फेसिस the application of psychological principles in the field of education. It deals with the behavior of an individual in the educational environment. ठीक है, क्या करता है, किसी भी जो लर्नर होता है, कोई इंडिविजुअल लर्नर है, देखिए सारे के सारे लर्नर्स डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट के होते हैं, किसी का IQ अच्छा होगा, किसी का ज़्यादा कम होगा। तो हमें जो क्लास में टीचिंग लर्निंग करनी है, वो पूरी क्लास को लेकर करना, ना किसी एक इंडिविजुअल को लेकर करना है। तो हमें ध्यान भी इंडिविजुअल पे अलग अलग देना पड़ेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं। ठीक है, तो ऑन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्प टू अ टीचर टू अंडरस्टैंड हिज स्टूडेंट्स बिहेवियर इन एजुकेटिव प्रोसेस। ठीक, मतलब एजुकेशन प्रोसेस में सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि हमारे जो लर्नर है, स्टूडेंट्स हैं, उनका बिहेवियर क्या है, क्या कहाँ पे उनकी कमियां हैं, क्या उनके प्लस पॉइंट्स हैं। हम मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो हमें उनके लेवल पे जाके उनकी बात को समझना होगा, देन हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करनी होगी, तो हम ज़्यादा अच्छा आउटपुट ले पाएंगे। ठीक है, अ टीचर में फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम एज वेल एज आउटसाइड इट. It is important that teacher understands the significance of individual difference and solves the various problems of the classroom. Therefore, in order to achieve the objective of educational psychology, some methods are adopted to collect data to know about learners personality. ठीक है, तो हम किन मेथड्स का, किन टेक्निक्स का यूज़ करके हम लर्नर्स को समझ सकते हैं, उनका बिहेवियर समझ सकते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये मेथड विलियम वुंड ने जर्मनी में 1879 में अडॉप्ट किया था, और उसमें उन्होंने मेथड्स बताए थे। तो कुछ मेथड्स थे, एक आपका मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंटरव्यू मेथड, डिफरेंशियल मेथड, साइको एनालिसिस। और ये आपका डिफरेंशियल और साइको एनालिसिस लगभग मिलता जुलता है, और हम ये लोग डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ी सी जो डिफरेंस है, नो डाउट, ऐसा नहीं एकदम सेम है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो हम आज बेसिकली डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और इंटरव्यू मेथड। ये 5 मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्या डिफरेंस है उनमें, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या मेरिट डिमेरिट है उनके, ये जानेंगे क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब सेल्फ का नॉलेज। ठीक, कि हम किस लेवल पे हैं और किस लेवल पे जाके हमें स्टूडेंट को पढ़ाना है। बहुत नॉर्मल सी बात अगर हम करें तो हमें ये हम ये पहले चेक करते हैं कि हम कैसे हैं, क्या हम जिस लेवल पे जब पढ़ा रहे हैं या जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं, जो भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग में, क्या वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक, मतलब अपना इवेल्यूशन करना, बहुत आसान भाषा में कहे तो। ठीक है, तो देखिए क्या है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ educational psychology. The word introspection has been derived from Latin words intro and sphere. Intro means
विद इन एक्सपीरियंस मीन्स लुक, मतलब अपने अंदर देखना, अपने अंदर झांकना। देयरफॉर इंट्रोस्पेक्शन इम्प्लाइज सेल्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ऑफ वन सेल्फ, मतलब अपना खुद का एक्सपीरियंस करना। दैट इज़ ऑब्जर्व, एनालाइज एंड रिपोर्ट वंस ऑन फीलिंग। ठीक, जैसे मान लीजिए हम क्लास में गए और उसके बाद हम क्लास में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे किन्हीं पर्सनल रीज़न से या फिजिकल रीज़न से, या कोई भी बात हो सकती है, उसके लिए ये नहीं कि हाँ कोई पर्टिकुलर रीज़न है। या हो सकता है कि जैसा हम माइंड सेट करके गए हैं क्लास में कि हाँ हमें ऐसे बच्चे मिलेंगे और हम इतना अच्छा पढ़ा लेंगे, वो ना हो पाया तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना होता है, एनालाइज करना होता है कि ये चीज़ें हुई तो हम ये क्यों दिक्कत आई क्लास में, या हम क्यों नहीं बेस्ट दे पाए। अक्सर ऐसा तब होता है, दिक्कत ये तब आती है जब जैसे फर्स्ट टाइम आप क्लास में जाइए या स्टार्टिंग कीजिए कि किसी नए कोर्स का, किसी नए बैच का, किसी नए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का, तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं क्योंकि तब ना आप फेमिलियर रहते हैं लर्नर से, ना लर्नर आपसे फेमिलियर रहता है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करने में, आप उसको एडजस्ट करने में समय लेते हैं, तो ये चीज़ें दिक्कत आती है। तो फिर आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स रह गई, हमें किस लेवल पे जाना है, क्या मैं कुछ ज़्यादा हाई फाई पढ़ा रहा हूँ, या हो सकता है मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या बच्चों को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये सब चीज़ें इंट्रोस्पेक्शन में आती है। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन इज़ वॉट वी हैव टू रिले ऑन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड ऑलवेज, मतलब वही कि जो सबसे पहले हमें दिखता है कमी, वही इसी की बात करता है इंट्रोस्पेक्शन। द वर्ड इंट्रोस्पेक्शन नीड्स हार्डली टू बी डिफाइंड, इट मीन ऑफ कोर्स लुकिंग इनटू आवर ऑन माइंड्स एंड रिकॉर्डिंग व्हाट वी देयर डिस्कवर, जो कुछ भी हमारे दिमाग में आती बातें उन सबको नोट डाउन करना, उनके बारे में ऑब्जर्वेशन करना और उनके बारे में एनालाइज करना। एवरीवन एग्रीज दैट थ्रू दिस मेथड वन कैन डिस्कवर वंस ऑन स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब हम कितना जागरूक हैं, कितना कॉन्शियस हैं फॉर दैट जॉब, फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, मतलब हम जो भी काम करने जा रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, देखिए बात यहाँ पे मेन एजुकेशन की बात हो रही, तो हम बार बार नाम लेंगे एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। बाकी कोई भी जॉब हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही ऐसा हो, हम किसी भी काम में हो सकता है। हम खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर उसमें हम बेस्ट नहीं कर पाए तो हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हाँ भाई कहाँ गड़बड़ रह गया, कहाँ पर रिजल्ट हमको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको देखना रहता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू स्टॉट इन इंट्रोस्पेक्शन वी आर कंसर्न विद द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस इटसेल्फ एंड विद द लॉज ऑफ मेंटल प्रोसेस। ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, हम मेंटल प्रोसेस को अपने एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, द ऑब्जर्वर इन इंट्रोस्पेक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आंसरिंग ऑफ क्वेश्चंस ऑफ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द advancement of our systematic knowledge of the laws and conditions of mental process. Introspection examines inner behavior of an individual and individual knows about his own feelings or thoughts in a particular situation. ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या बेस्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ किसी हर इंडिविजुअल को पता होता है कि हाँ हम अगर जैसे कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम अच्छा कर पा रहे नहीं कर पा रहे, बेहतर कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे, कहाँ गड़बड़ हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई क्लास अटेंड करने गए और टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, नो डाउट आपको बता दिया गया है कि वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, और नो डाउट वो बहुत अच्छा पढ़ा भी रहा है, बट हो सकता है कि आपको कुछ ना समझ में आए, हो सकता है कि आपको सब ब्लैंक जाए, सर के ऊपर से जाए, तो आपके माइंड में आएगा या तो ये अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, एकदम मैं ज़ीरो हूँ। ठीक है, लेकिन जब देखेंगे आप, एक दिन 2 दिन देखेंगे और फिर देखेंगे हाँ नहीं पूरी क्लास रिस्पॉन्स कर रही है, पूरा क्लास का परफॉर्मेंस ठीक है, बेस्ट है, तो आप खुद का इंट्रोस्पेक्शन फिर करेंगे नहीं कि मुझ में कहीं गड़बड़ है, वहाँ वो सही पढ़ा रही, मैं उस लेवल पे जा नहीं पा रहा हूँ। ठीक, वो अगला टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या वे ऑफ लर्निंग उसका बेटर है, बट मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ हूँ। ठीक, तो ये इंट्रोस्पेक्शन बताता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके बारे में बात करें। मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन इज़ द इजीएस्ट मेथड्स ऑफ ऑल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकिल। सबसे बेटर है, क्योंकि भैया जब तक हम अपनी कमियां नहीं जानें तब तक हम बेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, हमें अपनी कमियां जानना चाहिए कि हाँ हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, क्या क्या कमी है हमें, तो और कमियों को दूर करें तो हम अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। इट डज़ नॉट नीड एनी टूल लेबोरेटरी एज द सब्जेक्ट एंड द इन्वेस्टिगेटर इज़ द सेम। मतलब इसमें ना कोई सब्जेक्ट की जरूरत ना कुछ, आप अकेले बैठिए, अपना सोचिए कि आपने क्या क्या गड़बड़ की, कहाँ कहाँ एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए, देन आफ्टर आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा हाँ क्या गड़बड़ है। ठीक, इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड एंड वन विच इनेबल्स अस टू नो अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ एनी इंडिविजुअल, दैट इज़
हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स। ठीक, इसमें कोई इकोनॉमिक खर्चा नहीं, कोई मतलब पैसे खर्च नहीं, आप अपना खुद एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड हैज़ जनरेटेड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट्स। ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं और स्टूडेंट्स हैं उन सब में इंट्रोस्पेक्शन यूज़ होता है कि हाँ भाई देखिए कि हाँ हमसे कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक, तो ये बात हुई इंट्रोस्पेक्शन मेथड की। और अब इसमें कुछ कमियां हैं, क्या कमियां हैं उनको हम जानते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स लुकिंग इनटू वंस ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स। ठीक, अपना ही एनालाइजेशन करना, अपना भी ऑब्जर्वेशन करना। सो व्हेन वन अटेम्प्ट्स टू स्टडी वंस मेंटल स्टेट इट डिसअपियर्स एंड देयरफॉर इट इज़ डिफरेंट टू इंट्रोस्पेक्ट द चेंजिंग साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको आउटपुट जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं मिल रहा है, तो आप एक दो बार तो सोचते नहीं हाँ हो सकता है गड़बड़ गड़बड़, फिर भी आप हो सकता है आफ्टर ट्राई एंड ट्राई बेटर ना कर पा रहे, आउटपुट ना ले पा रहे, तो आप सोचें नहीं वहीं गड़बड़ हो, हमारे सब सही है, हमारी तरफ से नेक्स्ट साइड से सारा कुछ गड़बड़ है, मैं तो एकदम सही हूँ। तो ये चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ जाती है क्योंकि हमने फीलिंग और इमोशंस अपने चेंज कर लिए, नहीं हम तो एकदम सही हैं, हम तो गलत हो ही नहीं सकते। ठीक, तो यहाँ ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड का गड़बड़ है। एज द सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर इज द सेम, द इंट्रोस्पेक्शन बिकम्स सब्जेक्टिव and biased and therefore the data may not be reliable and valid, the person may not consider certain facts। ठीक है, वही होता है कि हाँ सब्जेक्ट भी वही हो जाता है और इन्वेस्टिगेटर भी सेम वही हो जाता है, तो गड़बड़ यहाँ हो जाती है। फिर वो सोचता है कि नहीं मैं तो सही हूँ, कहीं और भी गड़बड़ है। ठीक है, तो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड का सबसे बड़ा डिमेरिट है, सबसे बड़ा लूप होल कह सकते हैं हम। द इंट्रोस्पेक्शन मेथड कांट बी डन बाय एबनॉर्मल इंडिविजुअल और एंड चिल्ड्रन। ठीक, जैसे कुछ लोग एबनॉर्मल है, मेंटल स्टेज उनका बेटर नहीं है और अच्छा नहीं है, गुड नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि वो अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते। अ पर्सन शुड बी हाईली ट्रेंड एंड स्किल्ड टू इंट्रोस्पेक्ट प्रॉपरली। ठीक है, खुद को के इंट्रोस्पेक्शन के लिए और अनबायस्ड इंट्रोस्पेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात ना कि अनबायस्ड जो रियल चीज़ है वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड आपको हाईली ट्रेंड और स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता चला आप बायस्ड हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू कांट, कांट आप जानते, सब लोग जानते हो, साइकोलॉजिस्ट हैं, अ फेमस स्कॉलर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सेप्ट कॉन्शियस एक्सपीरियंस एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी एंड देन कंसिडर इंस्पेक्शन एज इट्स प्रॉपर मेथड। ठीक, जो भी कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट होगा, अच्छा स्कॉलर होगा, इंट्रोस्पेक्शन को बेटर नहीं मानेगा, क्योंकि अगर आपको अपने बारे में जानना है ना कि हम कितना बेटर कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं, तो आप अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करिए। इस सोसाइटी से, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ पे आप अपना एक क्वेश्चनर बना के आउटपुट ले लीजिए, सबसे बेटर आपको मिल जाएगा रिजल्ट कि हाँ आप कितने अच्छे हैं। ठीक है, या जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए, तो वो लोग आपको बता देंगे हाँ आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, क्या आप में कमियाँ, क्या बुराई हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑब्जर्वेशन मेथड की। द ऑब्जर्वेशन मेथड जैसा नाम से क्लियर हो कि हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक, अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी रहेगा और इन्वेस्टिगेटर भी रहेगा। ठीक, द ऑब्जर्वेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अकॉर्डिंग टू जॉन डोलार्ड, द प्राइमरी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट वुड सीम टू बी द ऑब्जर्विंग ह्यूमन इंटेलिजेंस ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द बेसिक मेथड विच मीन दैट इंडिविजुअल्स बिहेवियर, दैट इज पर्सनस बॉडी गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन and other body actions is observed. It is accepted by psychologists that an individual's overt behavior is द रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरनल मेंटल कंडीशन। मतलब जो कुछ भी हम जैसा शो आउट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा कुछ क्या होता है हमारी इंटरनल मेंटल कंडीशन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। द ऑब्जर्वर मेक्स सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन थ्रू रिकॉर्डिंग इन अ नेचुरल सिचुएशन। ऑब्जर्वेशन कैन बी बोथ नेचुरल एंड पार्टिसिपेंट। ठीक है, नेचुरल भी हो सकता है और पार्टिसिपेंट भी हो सकता है। इन नेचुरल ऑब्जर्वेशन द एक्सपेरिमेंटर, अब देखिए क्या होता है दोनों में कुछ बहुत जरा सा अंतर है। जब आप नेचुरल वाला करते हैं, ठीक, तो आप गए किसी को ऑब्जर्व करने गए, गए आराम से मिले, चुपचाप धीरे धीरे उससे सिंपली मिले, कुछ बताया नहीं कि हाँ क्या करने आए हैं हम। ठीक है, जैसे जनरली मिलते हैं वैसे मिले उससे और बातचीत किया और ऑब्जर्वेशन आपने स्टार्ट कर दिया। एक तो ये हो गया नेचुरल मेथड। दूसरा पार्टिसिपेंट मेथड, जैसे अभी आप लोगों ने बीएड में साइकोलॉजी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आपने अपने सब्जेक्ट्स को बुलाया
और बताया उनको भैया ये काम है, ऐसा ऐसा है, मैं आपका ये टेस्ट करूँगा, ठीक है, या ये एक्सपेरिमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक। तो जनरली हम टेस्ट में ये चीज़ें यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट में तो हम खुद ही करते हैं सारा कुछ, ठीक। तो अब हम ये करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, तो पार्टिसिपेंट को सारी चीज़ बता दे। तो अब इनके बेनिफिट्स और नुकसान क्या है वो भी हम देखते हैं, चलिए, ठीक। हियर ऑल्सो द सब्जेक्ट्स आर नॉट कॉन्शियस दैट देयर बिहेवियर इज बीइंग ऑब्जर्व, ठीक है, कि इसमें नेचुरल मेथड में नहीं रहता ऑब्जर्वर की जो जिसके ऊपर हम सब्जेक्ट जो रहता है वो अवेयर नहीं रहता इस चीज़ से कि हाँ उसका चेक हो रहा है। सर्टेन प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन द ऑब्जर्वेशन मेथड, कुछ पॉइंट्स हैं वो उनको हम ध्यान में रखते हैं। क्या पॉइंट्स हैं देखते हैं। ऑब्जर्वेशन शुड बी मेड नॉट ओनली द इंडिविजुअल्स बिहेवियर बट द होल सिचुएशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टोटल सिचुएशन का होता है, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर का नहीं होता है, ठीक। जब आप भाई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी का तो ऐसा थोड़ी ना कि हाँ सिर्फ ये देखेंगे गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप तो पूरी होल ऑब्जर्वेशन करें ना कि ज़बरदस्ती से गुस्सा दिलाएंगे। जब होल करेंगे तभी आपको पता चलेगा हाँ गुस्सा आता है किस बात पे, किस बात पे नहीं आता, कैसे आता है, ठीक। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस शुड बी मेड, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड द प्रॉपर टूल्स फॉर रिकॉर्डिंग मस्ट बी केप्ट प्रॉपरली, ठीक है। हमें प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें क्या क्या कैसे कैसे ऑब्जर्व करना है, और उसके लिए जो भी हमें मिल रहे हैं इनपुट्स उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास टूल्स होने चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वर मस्ट सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी ऑब्जर्व, टू मेनी विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है। सब्जेक्ट जो है हमें नंबर एक लिमिटेड रखनी चाहिए, ज़्यादा ऑब्जर्वर हो जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि हाँ हम किस में अच्छा देखा तो किस में बेटर देखा तो किस में गड़बड़ है, ठीक है। द टाइम लिमिट ऑफ या कौन सा ज़्यादा बेटर है, जब मान लीजिए 10 लोगों को देखें तो 10 में तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, तो उनमें हमें बेटर फाइंड करने में दिक्कत होगी। द टाइम लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट ऑल्सो बी फिक्स्ड, ये नहीं सुबह शाम तक लिए उसी के साथ चिपके पड़े हैं, ठीक है, कि पूरा दिन उसी पे दे रहे हैं तो फिर वो बायस्ड हो जाएगा कि ये इतना आज मुझसे क्यों जुड़ा हुआ है, ठीक। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ये अपना उल्लू सीधा कर अपना स्वार्थ निकाल रहा है, ठीक। द टाइम लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट ऑल्सो बी फिक्स्ड, टू लॉन्ग टाइम में make the observer distracted and tried, and if it is too short it will not yield the proper information, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लंबा गया तो गड़बड़ हो जाएगी, बोर हो जाएगा, और बहुत छोटा रहा तो जितना आप इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं वो सब आपको नहीं मिलेगी। एज ऑब्जर्वेशन is a systematic process, the observer must have the proper skills and aptitude and the ability to report accurately, ठीक। अगर ऑब्जर्वेशन मेथड आप कर रहे हैं तो जो ऑब्जर्वेशन उसके पास प्रॉपर स्किल और एटीट्यूड होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए कि कैसे ऑब्जर्वेशन करना है, उसके लिए क्या क्या मेथड्स क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक। वो सारी जानकारी होनी चाहिए तभी हमें रिलायबल डेटा मिलेगा, ठीक। अब एडवांटेजेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन डेटा पे आते हैं। इट इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग्स, ठीक। नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्वेशन होता है बिहेवियर का। इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड देयर फॉर मोर रिलायबल, ये सब्जेक्टिव नहीं था ऑब्जेक्टिव होता है इसलिए रिलायबल। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल एज ग्रुप, ऑब्जर्वेशन कैन बी डन थ्रू सिंपल टूल्स एज वेल एज सोफिस्टिकेटेड वंस लाइक कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर एक्सेट्रा, इन सब के थ्रू भी ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत मतलब हम इस पर रिलायबल हो सकते हैं कि इसके थ्रू जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो रिलायबल है। लिमिटेशंस क्या है भाई, डेटा कैन बी कलेक्टेड ओनली अबाउट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और ओवर्ट बिहेवियर, देयरफॉर it can be unreliable at times as the subject mental behavior can be different, ठीक। हो सकता है कि जिस टाइम आपने ऑब्जर्व किया उस टाइम उसका बिहेवियर कुछ और रहा, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो जो रिजल्ट मिलेगा जो डेटा मिलेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। पर्सनल प्रेजुडिस और इन द अदर वर्ड सब्जेक्टिविटी, जैसे मान लीजिए आप बता दिए कि हाँ हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पर्सनल प्रेजुडिस हो जाएगा, अपनी भावनाएं चेंज कर लेगा, वो वही चीज़ एक्सप्रेस करें जो आपको मतलब जो नेचुरली मतलब जनरली अच्छी मानी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें डेटा रिलायबल होता है तो डेटा रिलायबल नहीं रह जाता है। द ऑब्जर्वर्स ऑन इंटरेस्ट वैल्यूज में अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक। द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट्स मे बी अफेक्टेड बाय द टाइम एंड प्लेस, दियर बिहेवियर में बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स अंडर द सर्कमस्टेंसेस, ठीक। हो सकता है कहीं चाय की दुकान पे ऑन रोड बैठे हैं, वहाँ सब रिप्रेजेंटेशन अलग रहे, 5 स्टार होटल में चले जाइए या किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए तो वहाँ उसका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छा रहे। और होता है ये जनरली, आप बहुत अच्छे से ये चीज़ गौर किए होंगे, आप लोग सब ने देखा होगा कि अगर आप चाय के रोड साइड चाय पीने जाइए
तो आप एक जो आपका मतलब जैसा आप रहेंगे वैसा ही शो करेंगे। और रेस्टोरेंट हो गया तो आप बहुत सारे मतलब दिखाएंगे कि आप एलाइट ग्रुप के हैं, ठीक। जब चाय बहुत आराम से पियेंगे, इवन आफ्टर दैट टी यू पे सम गिफ्ट्स, बट ऑन द रोड साइड वी कांट, है ना। अगर 10 रुपये की चाय है तो 10 रुपये देना भी भारी लगता है रोड साइड पे, और वही चाय हम रेस्टोरेंट्स में 20, 25, 30, 50 रुपये की पी के आते हैं, और वहाँ से अलग से टिप भी देते हैं। और हो सकता है वहाँ रेस्टोरेंट की चाय उतनी अच्छी ना हो, तो प्लेस का भी फ़र्क पड़ता है। द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट्स मे बी अफेक्टेड बाय द टाइम एंड प्लेस। समटाइम्स द ऑब्जर्वेशन मेथड लैक्स प्रिसीजन एज डिफरेंट ऑब्जर्वर्स टेंड्स टू इंटरप्रेट the data in different ways. Therefore, if the data collected are expressed in quantitative measure, then they can be interpreted by statistical method। ठीक है, तो प्रिसीजन के लिए तो भाई हमको वही है ना कि स्टैटिकल मेथड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम प्रिसाइज करें कि कितना अच्छा है, कितना बेटर है। एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए स्टैटिकल मेथड्स का नॉलेज होना चाहिए, और वही ना कि सारे स्किल्स उसके पता होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, लेवल नहीं रह जाएगा डेटा। द ऑब्जर्वेशन मेथड फेल्स टू इस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक, अब किस वजह से क्या हो गया ये बताने में, या किस रीजन से उसका ये आंसर आया ये बताने में ऑब्जर्वेशन मेथड फेल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिलिक्वेंसी मे नॉट ऑलवेज बी कॉज्ड बाय पॉवर्टी, समटाइम्स साउंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पॉवर्टी के पीछे एक पर्टिकुलर ही रीज़न हो, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। ठीक, फॉर द एग्ज़ाम्पल आप अगर बहुत जनरल सा एग्जांपल लीजिए, तो अगर आप ये कहिए कि जिसके पास पैसा है वही दान देगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप मंदिर पे जाइए तो हो सकता है कोई साइकिल से आए वो भिखारियों को दान दे दे, और जो BMW से आए, फरारी से आए और फॉर्च्यूनर से आए वो दान ना दे। तो इकोनॉमिक कंडीशन से आप पॉवर्टी का एहसास नहीं कर सकते हैं, और पॉवर्टी की भी फिर डेफिनेशन चेंज हो जाएंगी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन मेथड्स इन सब चीज़ों में थोड़ा सा गड़बड़ करता है। ठीक, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इंटरव्यू मेथड। ठीक, सबसे बेटर मेथड है, किसी के बारे में जानना है और बता तब आप ये मेथड अप्लाई करिए, सबसे बेटर मेथड है। और जनरली अब साइकोलॉजी में ये मेथड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक, क्या होता है भाई देखते हैं। टुडे फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्चेज मेनली इंटरव्यू मेथड हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। ठीक, जो हमारा इंटरव्यू मेथड है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया और है, और इसको यूज भी ज़्यादा किया जाता है। इन दिस मेथड देयर इज डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जर्वर या इंटरव्यूअर दोनों आमने सामने बैठते हैं। ठीक है, और फिर नीड के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन भी चेंज हो जाते हैं, और जैसा जवाब दे रहा तो उस हिसाब से हम फिर क्वेश्चन बना लेते हैं, या जल्दी ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा लंबा चल भी जाता है। ठीक है, ये इंटरव्यू हमारा इंटरव्यू मेथड में क्वेश्चन आए होते हैं इसके लिए भी। ठीक, आप फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका आपने नाम सुना होगा, उनकी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फ्रेड एंड कर्लिंगर के अकॉर्डिंग द इंटरव्यू इज परहैप्स द ubiquitous method of obtaining information from people. It has been and is still being used in all kind of practical situations. That is, मतलब जितनी प्रैक्टिकल सिचुएशन है सब में यूज़ होता है। जैसे लॉयर यूज़ करता है, डॉक्टर यूज़ करता है, ठीक है, टीचर्स यूज़ करते हैं बच्चों से कि अगर टीचर ये जानना चाह रहा बच्चा किस लेवल पे कितना जानकारी उसको अपने सब्जेक्ट की, तो जनरली क्वेश्चन आंसर करता है फेस टू फेस क्लास में। ठीक है, फिर उस लेवल पे जाकर उनको पढ़ाना शुरू करता है। ठीक, तो ये इंटरव्यू मेथड्स में होता है। अकॉर्डिंग टू PV यंग, इंटरव्यूइंग इज नॉट अ सिंपल वे टू कंजर्वेशन बिटवीन एन इंट्रोगेटर एंड इन्फॉर्मेंट। ठीक, सिंपल वही नहीं कि हाँ सिर्फ गया या 2-4 क्वेश्चन पूछ ले हो गया। गेस्टर्स, ग्लांसेस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पॉजेज ऑफन रिवील सबटल फीलिंग, मतलब सब्जेक्ट की फीलिंग को गेस्टर्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं आपके कोर्स का जो आप पढ़ चुके हैं, और आपका जवाब देने का तरीका बता देगा आप कितने कॉन्फिडेंट, कितना सही बता रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप थोड़ा डाउटफुल शो करते हुए आंसर दो, और मैं कह दूँ आपका आंसर गलत है, फिर आप मान भी लोगे कि हाँ मेरा आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद डाउटफुल थे, और अगर यही आंसर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ दो तो
गलत भी रहेगा तो मुझे कहना नहीं है हाँ ठीक है आपकी बात सही है लेकिन ऐसा नहीं ऐसा है, तो हम ऐसा भी फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अलग वे में ना। तो ये सब चीज़ें इंटरव्यू मेथड में होती हैं। चलिए आगे आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का क्या है हमारे इसके इंटरव्यू मेथड के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू मेथड इज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अननोन फैक्ट ऑफ द सब्जेक्ट his inner feelings. Another objective is to make sure that the interviewer and the subject know each other quite well, so that the collected data is verified well. ठीक है, एक दूसरे जानते हैं तभी तो सारी जानकारी इकट्ठा हो पाएंगी। ठीक है, इंटरव्यू मेथड एम्स टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टिगेटर टू ऑब्जर्व द सब्जेक्ट वेरी क्लोजली. As a result, at times the subject can provide new ideas to the investigator, which help the later in research work. ठीक है, जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो रिसर्च वर्क में आगे काम आती हैं हमारे इंटरव्यू मेथड्स के थ्रू। ठीक है, अगर कोई हम परसेप्शन हाइपोथेसिस बनाना चाह रहे हैं किसी सब्जेक्ट के प्रति, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, बहुत सारे टाइप होते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू, रिपीटेड इंटरव्यू, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, रिसर्च इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। जैसे रिपीटेड इंटरव्यू क्या होता है कि भाई एक ही चीज़ बार बार हम करा रहे हैं, तब जब 10 बार हम बोलें तो एक बार उसमें एक में पता चल कहीं ना कहीं तो आप फंसोगे ही और कहीं ना कहीं आप कॉमन रहोगे, तो उससे हम एक अलग परसेप्शन फाइंड करते हैं, हाइपोथेसिस फाइंड फॉर्म करते हैं। ठीक, मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, ठीक, फ्लेक्सिबल होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, बस ये होता है कि हम बिहेवियर को ज़्यादा अच्छा इसमें समझ पाते हैं जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, और उसकी इमोशनल स्टेज को भी समझने में आसानी रहती है, कैसा वो शो कर रहा है, कैसा इमोशनल स्टेज है उसका। ठीक, फियर है, एंग्जाइटी है, कॉम्प्लेक्सेस है, ये सब चीज़ें भी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। द डाटा कलेक्टेड थ्रू द इंटरव्यू मेथड इज रिलायबल. द इंटरव्यूअर एनालिसिस एंड क्रॉस चेक्स द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू फाइंड आउट वेदर द डाटा इज करेक्ट और नॉट. ठीक, मतलब अगर हम जैसे मिला कुछ कहीं गड़बड़ हो गया, छूट रहा है, तो हम उसके बारे में भी दोबारा पूछ के इंटरव्यू मेथड में कर सकते हैं। ठीक, डिमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, सबसे पहली बात तो महंगा है। महंगा इसलिए कि वहाँ पे या तो एग्ज़ाम लेने वाला जाए और या फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम देने वाला जाए, मतलब जिसको इंटरव्यू लेना वो जाए, या फिर जिसको देना इंटरव्यू वो जाए, तभी दोनों फेस टू फेस होंगे। अ लॉट ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्ड. ठीक, प्लानिंग बहुत सारी होनी चाहिए और समय होना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है कि जो हम बताना चाह रहे हो ना बताएं, या जो पूछना चाह रहे हैं हम वो बताए ही ना, तो इसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इंटरव्यू मेथड उसमें। ये डिमेरिट्स है. देयर कैन बी डिफिकल्टी इन परसुएडिंग द सब्जेक्ट टू बी इंटरव्यूड. द सब्जेक्ट में टेंड टू बी बोर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड देन द डाटा ऑब्टेन्ड विल नॉट बी वैलिड. ठीक, अगर बोर हो गया तो भी डाटा वैलिड नहीं रहेगा. एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात आती है भाई. ठीक, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ साइकोलॉजी एज इट इज़ वेरी साइंटिफिक. ठीक, ये साइंटिफिक होता है, प्रिसाइज, प्लान, सिस्टमेटिक, और इन अदर वर्ड इट इज़ ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन. ठीक, जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल बी एंड व्हाट विल अकर. मतलब क्या होगा या क्या होना चाहिए, क्या होने वाला है, इस बारे में हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू जानकारी मिल जाती है. इन एक्सपेरिमेंट्स देयर इज ऑलवेज द अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश सर्टेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप थ्रू केयरफुली प्लान. ठीक है, तो हमें इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में पता चलता है कि इस वजह से ये कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आगे. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी हम बात करते हैं. इट इसेंशियली रिक्वायर्स एट लीस्ट 2 पर्सन, द एक्सपेरिमेंटर एंड द सब्जेक्ट. यूजुअली द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज अप्लाइड ऑन द पर्सन इन अ रैंडम ऑर्डर. ठीक, हम रैंडमली, जैसे मान लीजिए आप क्लास में किसी पढ़ा रहे हैं, आपको जानने का बच्चों को समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे आप? ऐसा थोड़ी नहीं एक लाइन से बच्चों पूछना, रैंडमली आप क्वेश्चन पूछते हैं जाइए क्लास में बच्चों से, पता चलेगा कि हाँ कितना समझ में आया कितना नहीं आया. ठीक है, इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर यूज्ड. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में 2 टाइप के वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इंटेलिजेंस, और डिपेंडेंट का दे रखा है इन्वायरमेंट. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटेलिजेंस क्यों है? क्योंकि आप किसी भी की इंटेलिजेंस को एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते हैं किसी एक टेस्ट से. आप किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट से ये नहीं बता सकते कि हाँ ये इतना इंटेलिजेंट है ही है. ठीक,
और डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक होम एंड स्कूल, तो उसका तो खैर फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, आप कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, इसका फ़र्क पड़ता है। ठीक, मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, चलिए मेरिट्स पे आते हैं। इट इज़ द मोस्ट सिस्टमेटिक मेथड एंड द कंडीशंस कैन बी कम्प्लीटली कंट्रोल्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है और सारी कंडीशंस आपके कंट्रोल में होती है। डाटा कलेक्टेड कैन बी एनालाइज इन ऑब्जेक्टिव मैनर एंड सो इट इज़ रिलायबल। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर्म की जा सकती है यहाँ पे बिहेवियर का जिसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट का बिहेवियर से रिलेटेड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं। हाइपोथेसिस भी बनाई जा सकती है कि हाँ ये ऐसा होगा। ठीक है, इट डिस्कार्ड सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट्स, जितने अगर ये नहीं बताता कि ये होगा, पर्टिकुलर एक चीज़ की बात करता है कि हाँ इसका नेचर ऐसा होगा। इट इंक्रीजेज द स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च एज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन बी प्रिसाइजली रिकॉर्डेड। ड्रॉबैक्स भाई अब देखते हैं इसके। ड्रॉबैक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड, एज ह्यूमन बिहेवियर इज चेंजेबल। सबसे बड़ी समस्या कि ह्यूमन बिहेवियर चेंजेबल होता है, तो हो सकता है कि जब आप एक्सपेरिमेंटल मेथड किसी के ऊपर कर रहे हैं, इसके थ्रू आप टेस्ट ले रहे हैं ऑब्जर्व किसी सब्जेक्ट का, तो उसका दिमाग कहीं और चल रहा, ठीक, तो गड़बड़ हो सकती है। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल साइंसेज लाइक फिजिकल साइंसेज। ठीक है, सोशल साइंसेज में इनको कंडक्ट करना थोड़ा कठिन होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। द एक्सपेरिमेंटर मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड स्किल्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, स्किल्स होनी चाहिए तभी वो कर पाएगा। द एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी के रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करता है कौन, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक, तो ये मेन हमारे थे कि क्या क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पे हमने ये बात की। केस स्टडी मेथड, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई घटना हुई, तो उसको हमें स्टडी करें तो उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा केस स्टडी मेथड। ठीक, तो ये साइकोएनालिसिस की हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो ये टोटल था मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक, अब इससे इंटरव्यू मेथड हम लोगों ने बात कर ही ली है। साइकोएनालिसिस हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए हैं। डिफरेंशियल मेथड और साइको एनालिसिस लगभग मिलता जुलता, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से डिस्कस नहीं किया है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास, थैंक यू क्लास।